पता है? Okay, we are going to discuss malaria. This is one of the most important topics. So हम इसको डिस्कस करेंगे. अभी हम डिस्कस करें कि आपको पहले से क्या क्या पता है इसके बारे में. प्लाज्मोडियम से होता है, हाई ग्रेड फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स के साथ आएगा, और एनोफिलस मॉस्किटो होती है फीमेल मॉस्किटो, जब वो फीड करने जाएगी तो. अच्छा हाँ, ये किसने, महानूर ने बताया है. जब हिमोलिसिस होती है ना, वेरी गुड, जब हिमोलिसिस होती है, जब आरबीसीज ने रप्चर करना है और मीरोजाइड से रिलीज होंगे, उस वक्त क्या होगा, फीवर और ये जो हो रहा है उसके साथ राइगर्स एंड चिल्स होंगे. वेरी गुड, सही बताया आपने. अच्छा, और साइन एंड सिम्टम्स इसके अलावा क्या होंगे? स्प्लीनोमेगैली हमने देख ली. अब देखें जब हिमोलिसिस हो रही है, हिमोलिसिस के क्या क्या फीचर्स आते हैं. मलेरिया को छोड़ दें, वैसे हिमोलिसिस के फीचर्स क्या होते हैं? अगर हम मलेरिया की बात ना भी करें ना, जॉन्डिस होती है, ठीक है, और क्या होगा? फटीग होगी. जो मेरी बात सुने, जो हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होगी अंदर, हिमोलिसिस का मतलब है आरबीसीज टूट फूट रहे हैं, वो ज्यादा टूटे फूटेंगे, हीमोग्लोबिन ज्यादा टूटे फूटेगी, और हीमोग्लोबिन यूरिया नहीं होगा पेशेंट को. गुड, फकीहा ने बताया है. हीमोग्लोबिन यूरिया होगा, अनीमिया के फीचर्स होंगे, स्प्लीनोमेगैली होगी, जॉन्डिस होगी. एक और चीज भी हो जाती है, जब अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन ज्यादा हो जाता है तो कौन से टाइप के गाल स्टोन्स बन सकते हैं? गाल स्टोन्स बनते हैं ना बिलीरुबिन की वजह से भी. पिगमेंट, गुड, पिगमेंट गाल स्टोन्स बन सकते हैं. ठीक है, वेरी गुड, आप लोगों को काफी कुछ पता है पहले से. अच्छा, आपने ये कुछ सुना हुआ है, टर्शियन फीवर और क्वार्टरन फीवर? आपने सुना होगा कि जो मलेरिया वाइवेक्स ओवेल है, नुलेसी है और फेल्सीपेरम है, ये इसकी स्पीशीज है, ऐसे ही है. और हमने पढ़ा हुआ है कि जो मलेरिया वाला है ना, वो क्वार्टन फीवर करवाता है, कि 72 आवर्स के बाद पेशेंट को फीवर होता है, ऐसे ही पैटर्न उसका ऐसे होता है. और वाइवेक्स और ओवेल का क्या होगा? टर्शियन फीवर होगा, 48 आवर्स का. फीवर के प्रोक्सिज्म होते हैं ना. हम्म. और जो ये है फेल्सीपेरम, ये क्या होता है? ये मेलिग्नेंट टर्शियन फीवर करवाएगा ना. फेल्सीपेरम सबसे ज्यादा डेंजरस होता है. क्यों डेंजरस होता है फेल्सीपेरम? अच्छा, आपने वो भी पढ़ा होगा कि कौन सा आरबीसीज की किस स्टेज को इफेक्ट करता है. कोई आरबीसीज को रेटिकुलोसाइट वाली जगह पे जाके इफेक्ट करता है, कोई नॉर्मोब्लास्ट को इफेक्ट कर देता है, कोई सारी स्टेजेस ऑफ आरबीसीज को इफेक्ट कर देता है. तो फेल्सीपेरम वाला था ना जो सारी स्टेजेस को इफेक्ट कर होता है, इसलिए वो ज्यादा मेलिग्नेंट होता है. उसके अलावा उसने उसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती हैं, ज्यादा सीवियर वाला होता है. ठीक है, चलें. अच्छा, अब हमने देख लिया कि जो प्लाज्मोडियम है इसकी कितनी है, फेल्सीपेरम, वाइवेक्स ओवेल, मलेरिया और नुलेसी, ये हमने 4-5 इसकी पढ़ ली स्पीशीज. फीमेल एनोफिलस होती है मॉस्किटो, उससे इसने बाइट करना होता है. अब होता क्या है, ये सारा साइकिल आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये हम लोगों का थर्ड ईयर का हिस्सा था पैरासाइटोलॉजी में, जब हमने करना था. ये पूरा साइकिल आपको आना चाहिए था तब. अभी आपको क्या पता होना चाहिए? अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जब फीमेल मॉस्किटो ने बाइट करना है तो उससे क्या चीज हमारे ब्लड में छोड़ देनी है. ये क्या आ रहा है? स्पोरोजाइट्स. ठीक है, जब हमें उसने बाइट करना है, स्पोरोजाइट्स कहाँ आ गए हमारे अंदर. दो फेजेस थी ना इसकी, एक होती है एक्सोरिथ्रोसिटिक, जो कि होती है लिवर के अंदर. आरबीसीज के जो बाहर होती है उसको क्या कह रहे थे? एक्सोरिथ्रोसिटिक. और जो आरबीसीज के अंदर होती है उसको क्या कहते हैं? रिथ्रोसिटिक, है ना. और हम लोगों को ये बड़ा ही मशहूर जमाना बात पता है कि रिंग फार्म होती है, ट्रोफोजाइट रिंग फार्म के, वो हमें मिल रहे होते हैं ब्लड के ऊपर जब हम ब्लड स्मेयर करवाते हैं. तो रिंग फॉर्म भी कब होती है? जब ये आरबीसीज को इन्फेक्ट कर लेते हैं. दो फेजेस होती हैं, एक होती है एक्सोरिथ्रोसिटिक जिसमें इसने लिवर को इफेक्ट करना है. जब बाइट करेगा स्पोरोसाइट्स कहाँ जाएंगे? लिवर के अंदर. ये रहा लिवर, लिवर के अंदर आए. लिवर के अंदर क्या होता है? अब कुछ तो लिवर के अंदर हिप्नोसाइट्स बनने हैं ना,
कुछ तो होंगे वो क्या करेंगे, ये साइकिल होगा और वो रिलीज होंगे और वो सीधे चले जाएंगे आरबीसीज में। अब कुछ होते हैं जो लिवर के अंदर छुपे बैठे रहते हैं, कौन से थे वो दो जो सालों साल लिवर के अंदर पड़े रहते हैं और फिर रिलैप्स करवाते हैं? किसी को याद है? जो डोरमेंट हो जाते हैं, वाइविक्स एंड ओवेल। वेरी गुड फकीहा। देखो जो वाइविक्स और ओवेल टाइप्स है ना स्पीशीज, वो क्या करती हैं, जब वो लिवर को जाके इन्फेक्ट करती है ना, वो उसके अंदर ही पड़ी रहती हैं सालों साल। ठीक है, जो बाकी होती है ना वो फौरन से मतलब हफ्तों के अंदर ही ये साइकिल कंप्लीट करती हैं, फिर यहाँ से ये मीरोसाइट्स निकलते हैं, आरबीसीज को जाके इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, आरबीसीज। नेहा अपना अपना कैमरा ऑफ कर ले। एंड गुड मॉर्निंग। अच्छा, एरिथ्रोसाइट होंगे, एरिथ्रोसाइट में जाएगा तो रिंग फॉर्म हमने देखनी है ना उसके अंदर, जब हम वो करवाते हैं थिक और थिन फिल्म करवाते हैं तो हमें ट्रोफोसाइट मिलता है। फिर उसने शिजोन्स बनाते हैं, फिर वो मीरोसाइट्स। ये आपको सारी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, आपके काम की क्या बात है, ये है कि इसने पहले लिवर को इन्फेक्ट करना है, तो हमारे पास सिम्टम्स किसके आएंगे, लिवर को इन्फेक्ट करने के। कौन से सिम्टम्स आएंगे हमारे पास, हेपेटाइटिस के जैसे आते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस के। ठीक है, वैसे वाले सिम्टम्स, क्योंकि इसने जाके जो लिवर पैरेन्काइमा है उसको डैमेज करना है। उसके बाद इसने जाना है आरबीसीज के अंदर और उनकी हिमोलिसिस करवानी है, तो हमारे पास सारे हिमोलिसिस के फीचर्स आने हैं। हिमोलिसिस के फीचर हमने अभी डिस्कस किए हैं, हीमोग्लोबिन यूरिया होगा, उसके बाद उसको जॉन्डिस हो जाएगा, गाल स्टोन्स बन सकते हैं, अनीमिया हो जाएगा, स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी। ये सारे किसके फीचर्स हैं, हिमोलिसिस के। और जब हिमोलिसिस होती है उसमें क्या होगा, पेशेंट को राइगर्स एंड चिल्स होंगे। क्लियर है ये आपको? बाकी आपको ये सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज यही पैथोलॉजी है कि मलेरिया, रेड सेल्स जो होते हैं वो इन्फेक्ट होंगे मलेरिया से। ठीक है, आर प्रोन टू हिमोलिसिस। मोस्ट सीवियर हमने पढ़ा कि फेल्सीपेरम होगा, जो कि सारी एजेस के रेड ब्लड सेल्स को जाके इन्फेक्ट करेगा, चाहे वो नॉर्मोब्लास्ट हो या रेटिकुलोसाइट हो या मेच्योर आरबीसीज हो। ठीक है, वाइविक्स और ओवेल ने किसको करना है, रेटिकुलोसाइट्स को। रेटिकुलोसाइट्स का पता है ना, जो इमेच्योर आरबीसीज आते हैं बाहर, 1 to 2% नॉर्मली हमें ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिल रहे होते हैं। और जो मलेरिया है उसने करना नॉर्मल ब्लास्ट। ये नॉर्मल ब्लास्ट क्या होते हैं, कहाँ होते हैं ये नॉर्मल ब्लास्ट? इमेच्योर होते हैं ना नॉर्मल ब्लास्ट। नॉर्मल ब्लास्ट से आगे ये रेटिकुलोसाइट बनना होता है और एरिथ्रोसाइट बनना होता है। अच्छा, अब अनीमिया होना है। उसने कहा है कि अनीमिया एक तो इस वजह से हो रहा है कि हिमोलिसिस हो रही है, और क्यों होगा, और इसलिए होगा कि डिस एरिथ्रोपोइसिस होगी, आरबीसीज ठीक से बनेंगे ही नहीं, स्प्लीनोमेगैली होगी। तो क्या होगा कि जो आरबीसीज नॉर्मल भी वहां पे जाएंगे वो उसको ब्रेक डाउन कर देगी, और हमारे पास हिमोलिसिस की वजह से नए आरबीसीज बनेंगे, फिर हिमोलिसिस हो जाएगी। तो इसके दौरान क्या हो रहा है कि जो फ्लेट स्टोर्स पड़े थे अंदर बॉडी के वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है आपको? अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है बच्चों, देखो। अब ये जो आरबीसीज है ना जिनके अंदर ट्रोफोसाइट पड़े हुए हैं, ठीक है, ये समझो वो आरबीसी है और इसके अंदर ट्रोफोसाइट पड़ा हुआ है, जो हमने रिंग फॉर्म पड़ी थी, ऐसे वाला। अब इसने क्या करना है, इसके ऊपर ना नोब प्रोटीन्स आ जाती हैं, ऐसे यू नोब, ऐसे। ठीक है, इसने अगले आरबीसी को अपने साथ एडहियर कर लेना है। उसके अंदर भी क्या है, ट्रोफोसाइट है। फिर एक और नोब प्रोटीन आएगी, उसने भी नो प्रोटीन साइड पे भी होंगी, एंडोथेलियम के साथ भी लगी पड़ी हैं, आरबीसीज को भी आपस में जोड़नी है। तो इससे क्या होगा, कंजेशन होगी ना वेसल्स के अंदर, सारे आरबीसीज आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ के वो या तो रोजेट्स बना लेंगे कि ऐसे गोल गोल जुड़ के गोल सर्कुलर फॉर्म में आ गए सारे। ठीक है, या वो रोलेक्स फॉर्मेशन जो होती है, रोलेक्स क्या होता है कि एक आरबीसी के ऊपर दूसरा आरबीसी पड़ा हुआ है, सारे जुड़े पड़े हैं आपस में। इससे क्या होगा, वेस्कुलर कंजेशन होगी। वेस्कुलर कंजेशन होगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ब्लड सप्लाई ठीक रहेगी आर्गन की। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड जाना था ब्रेन को, वहां पे आरबीसी सारे इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने ब्लॉक कर दिया ब्लड सप्लाई, तो क्या होगा, एंड ऑर्गन डैमेज होंगे। एंड ऑर्गन्स कौन से होते हैं, पता है किसी को? एंड ऑर्गन्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स को पता था जब उन्हें मैंने पढ़ाया था फाइनल ईयर। ब्रेन और किडनी, हार्ट, गुड, रेटिना।
ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये एंड ऑर्गन्स हैं। अब क्या होता है कि ये इनकी एक ही ब्लड सप्लाई होती है, वो भी ब्लॉक हो जाती है, इनकी कोलेट्रल्स नहीं होती। तो उधर सीधा सीधा अगर हार्ट का हुआ तो एमआई हो जाना है, रीनल में गया तो रीनल फेलियर हो जाना है, ब्लड का उधर सीवियर स्ट्रोक हो जाएगा अगर ब्रेन की ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गई तो। ठीक है, तो एंड ऑर्गन डैमेज होना है, ठीक है, विच इज एक्सिस्ब्रेटेड बाय, जो कि और ज्यादा हो जाएगा रप्चर ऑफ शिजोन्स, जब रप्चर होंगे उससे, उसके बाद उसके अंदर जो टॉक्सिन और एंटीजेनिक सब्सटेंसेस बनने हैं उनसे। ठीक है जी, उनकी लंग्स की होती है कोलेट्रल। तो क्या होगा कि एक्सिस्ब्रेटेड बाय रप्चर ऑफ शिजोन्स, उससे क्या होगा कि टॉक्सिन्स रिलीज होंगे और एंटीजेनिक सब्सटेंसेस रिलीज होंगे, इससे मजीद डैमेज हो जाएगा। अच्छा, अब उसने लिखा हुआ है कि ना, जब ये जो फैल्सिफेरम वाले हैं इन्होंने क्या किया है कि हैज इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन इवोल्यूशन, प्रोटेक्टिव म्यूटेशंस होती हैं जैसे कि है सिकल सेल एनीमिया। क्यों क्यों है ये प्रोटेक्टिव, ये बता सकता है? एक तो आरबीसी का लाइफ स्पेन शॉर्ट है, गुड। हाँ जी, दूसरा शेप, शेप भी, शेप देखें, जब जो हमने एचबीएस पढ़ी होती है वो सिकल सेल की हो जाती है ना ऐसे, तो इसके ऊपर वो जो नो प्रोटीन्स होती हैं वो नहीं बनती ना, वो फिर आरबीसी आपस में जुड़ते हैं ना, वो जो स्फीयर वाला होना था अनीमिया वो होता है। ठीक है, एक तो शेप चेंज हो गई है, थैलेसीमिया में भी हम पढ़ते हैं ना एसोसाइटोसिस पाइकिलोसाइटोसिस हो जाती है। ठीक है, और जी सिक्स डेफिशिएंसी इन सब में क्या होता है कि शॉर्ट लाइफ स्पाइन हो जाता है, उनको टाइम ही नहीं मिलता कि वो जल्दी से जो है वो ग्रो करें, उसके अंदर पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं होता उनका, तो इनके अंदर हिमोलिसिस अर्ली हो जाती है, इस वजह से ये क्या होते हैं, इनके अगेंस्ट प्रोटेक्टेड होते हैं। अब उसने ये लिखा हुआ है, जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है ये ग्रो नहीं करता जिनके अंदर हीमोग्लोबिन एफ हो, सी हो या एस हो। ये हीमोग्लोबिन एफ किस में होती है, फीटल हीमोग्लोबिन किसके अंदर होती है, थैलेसीमिया में होती है ना, नॉर्मली तो फीटल लाइफ में होती है ना, लेकिन थैलेसीमिया में रह जाती है। एक एचबीसी डिजीज होती है और एक एचबीएस होती है, एस किस में होती है, सिकल सेल में। तो ये सारे लिथल कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं क्योंकि ये, इनकी एक तो शेप डिफरेंट होती है, दूसरा इनका लाइफ स्पैन कम होता है। ये वाइवेक्स का क्या सीन होता है, ये एमसीक्यू है आपके। वाइवेक्स जो है ना, ये आरबीसी के अंदर एंटर ही नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर डफी ब्लड ग्रुप्स कुछ होते हैं ना, ऐसे ऐसे आरबीसी जिनके ऊपर डफी ब्लड ग्रुप नहीं है। एक तो हम एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, एक हम आरएच पढ़ते हैं, एक होता है डफी ब्लड ग्रुप, उसमें कोई एफ आई एंटीजन होता है, मतलब वो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ये भी एक ब्लड ग्रुपिंग की टाइप है। अब ऐसे आरबीसी जिसके ऊपर जो है ना डफी ब्लड ग्रुप नहीं है ना, उसके ऊपर वाइवेक्स अटैक ही नहीं कर सकता, उसके अंदर एंटर ही नहीं हो सकता, इसको डफी ब्लड ग्रुप वाले अच्छे लगते हैं। तो ये आपका एमसीक्यू है, ये आदत होता है कि जिन कौन से वाइवेक्स जो है ना वो किन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, जिनके डफी ब्लड ग्रुप्स नहीं है। ठीक है, और फैसिपेरम सिक्का सेल हीमोग्लोबिन एस थैलेसीमिया और जी6पीडी डेफिशिएंसी में नहीं कर सकता। क्लियर है आपको ये? अब मुझे बताएं कि पेशेंट ने प्रेजेंट कैसे करना है। एक आपने कहा है कि हाई ग्रेड फीवर होगा, स्प्लीनोमेगैली होगी, अनीमिया होगा, और क्या क्या होगा, रैगेड चिन्स होगी, और क्या हो सकता है पेशेंट को? जो हमने एंड ऑर्गन डैमेज पढ़ा है वो भी तो हो सकता है ना। वेरी गुड, सेरिब्रल मलेरिया एक इसकी होती है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीवियर होती है, आपको सेरिब्रल मलेरिया का क्वेश्चन भी आ जाता है। बच्चा जब लीवर में जाएगा तो उसने क्या क्या करना है, जॉन्डिस करेगा, लिवर टेंडर नहीं हो जाएगा, हेपेटाइटिस होगा तो पेन नहीं होगा अपर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। रीनल में जाएगा तो क्या क्या होगा, एक्यूट किडनी इंजरी। क्यों हो रही है एक्यूट किडनी इंजरी? क्योंकि सीवियर हिमोलिसिस, और एक तो एक्यूट किडनी इंजरी हो रही है जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं, और जो ब्लड सप्लाई उसकी कम हो जानी है कंजेशन की वजह से। दूसरा इसके अंदर क्या होना है, सीवियर हिमोलिसिस होनी है, तो ब्लैक वाटर फीवर किसको कहते हैं, हीमोग्लोबिन यूरिया को कहते हैं ना, ब्लैक वाटर फीवर होगा पेशेंट को। ठीक है, सीवीएस में क्या हो सकता है, कार्डियक फेबल हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्जिड मलेरिया, ये जो इसने यहाँ लिखा हुआ है। ये कॉम्प्लिकेशंस है ना, मैं इनको हाईलाइट करती हूँ, ये है सेरेब्रल मलेरिया है, ब्लैक वार और एल्जिड। एल्जिड मलेरिया किसको कह रहे हैं,
कार्डियक फेलियर को, ठीक है, और सेप्टिसेमिक मलेरिया। अभी हम आगे इनको डिस्कस करते हैं जाके। देखिए अर्ली जब पेशेंट आना ना, तो उसको क्या क्या होना है, हेडेक, फीवर, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये सारे सिम्टम्स। उसके बाद उसको क्या होगा, फॉलोड बाय फीवर होगा जो कि राइगर्स एंड चिल्स होंगे, साथ में उसको स्वेटिंग हो रही होगी, एनोरेक्सिया होगा, स्प्लीन पैल्पेबल हो सकती है और लिवर भी हो सकता है। एक हमने और कंडीशन पढ़ी थी जिसमें अनीमिया हो रहा था विद हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, मैसिव स्प्लीनोमेगाली हो रही थी, कोई बता सकता है? लेकिन उसको हमने इसे कैसे डिफरेंशिएट करवाना था, लिशमेनियासिस, गुड। लिशमेनिया में हो रहा था ना, मैसिव स्प्लीनोमेगाली थी, हेपेटोमेगाली थी माइल्ड, और साथ में एनीमिया था, बोन मैरो स्प्रेशन हुई। लेकिन उसके अंदर जो फीवर था ना, उसमें राइगर्स एंड चिल्स नहीं थे, इसमें फीवर होगा विद राइगर्स एंड चिल्स, ये इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। अच्छा, अब जब सेरिब्रल मलेरिया होना तो क्या होगा, सेरिब्रल मलेरिया का ये मतलब है कि एक तो मलेरिया उधर पहुंच गया है ब्रेन में, दूसरा ये हुआ कि जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो कम हो गई है, तो पेशेंट को कन्वर्जन होंगी। ठीक है, आपके पास पेशेंट आएगा, वो हिस्ट्री देगा, उसको हाई ग्रेड फीवर था, ट्रैवलिंग की हिस्ट्री बड़ी कॉमन होती है मलेरिया का, जब भी आएगा ना सिनेरियो, मोस्टली वो आपको ट्रैवलिंग की हिस्ट्री देता है साथ में, कि पेशेंट साउथ अफ्रीका या अमेरिका या इस तरह कोई भी वो देगा, ट्रॉपिक्स रीजन, वहां से वो आएगा, फिर उसके बाद बताएगा हाई ग्रेड फीवर हुआ है, उसको राइगर्स एंड चिल्स हुए हैं, हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली दे देगा साथ में, हो सकता है वो आपको ब्लड थिन पे वो रिंग ट्रोफोसाइट्स भी दे दे। ठीक है, तो अब क्या क्या, एक तो उसको होंगे सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है कन्वर्जन्स के साथ, दूसरा उसकी रीनल इम्पेयरमेंट, ये भी हमने देख ली है। क्या, लीवर डिस्फंक्शन, हाइपोग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिडीमिया, हेमाटोलॉजी के अंदर हीमोग्लोबिन यूरिया, अनीमिया, ब्लीडिंग और डीआईसी भी। डीआईसी क्यों हो रहा है, डीआईसी क्या होता है, कोई बता सकते हैं डीआईसी क्या होता है? डिसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोगुलेशन है, लेकिन होता क्या है उसके अंदर? अच्छा, सबसे पहले तो पूरी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग हो जाएगी, थ्रू आउट द बॉडी स्मॉल थ्रोम्बाई बन जाते हैं। उसके बाद क्या होती है, क्लॉटिंग के बाद जब सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्लेटलेट्स यूज हो जाते हैं, तो एट द एंड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही है। और हमें लैब्स में क्या मिल रहा होता है, डी टाइमर्स मिल रहे होते हैं, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। अब मलेरिया के अंदर क्या होता है कि मलेरिया ने जो जब रप्चर होना है, हेमोलिसिस होनी है, तो उसने जो साइटोकाइंस रिलीज करने होते हैं ना, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो प्रो कोगुलेंट्स होते हैं, वो एक्टिवेट करवा देते हैं सारे कोगुलेशन कैस्केड को, और वो डीआईसी करवा सकते हैं। बाकी हाइपोटेंशन, शॉक और ये सारा कुछ हो सकता है। अच्छा, अब सेरिब्रल मलेरिया को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपके पास आएगा ना क्वेश्चन, तो उसमें उसमें वो यही बताना है कि पेशेंट को कन्वर्जन हो रही है, फिट्स हो रहे हैं, मलेरिया की हिस्ट्री देगा, फीवर वगैरह की हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे। ये देखें, सारे ऑर्गन्स को इसने इन्वॉल्व कर लेना है। साइटोकाइंस क्यों रिलीज होंगे, आपकी बॉडी में पैरासाइट आ गया तो साइटोकाइंस क्यों नहीं रिलीज होंगे, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी? इम्यूनिटी नहीं आएगी, सारे बी सी साइटोकाइंस ये और वो सारा कुछ होगा ना बॉडी के अंदर, और खास तौर पे जब आरबीसीज ने रप्चर करना है, एक चीज, पैरासाइट रप्चर होकर ब्लड से जब निकल जाएंगे बाहर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गए। ठीक है, अच्छा अब देखें, ये सारा बॉडी को इसने इफेक्ट कर लिया है, याद होगी ना ये चीजें आपको, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है, हर ऑर्गन को इसने जाके इफेक्ट करना है, या आपकी बुक का टेबल है, ये हमने पहले ही देख लिया है कि कार्डियोवास्कुलर में क्या हो रहा है, रिस्पायरेटरी में क्या हो रहा है, रीनल और एब्डोमेन में हमने ये पहले ही पढ़ लिया है, और न्यूरोलॉजिकल भी। लैब्स हमने क्या क्या करवानी होती है, ये एक मैंने बस आपको जो है ना पूरी एक ही उसके अंदर बता दिया, ज्यादा आपको डिटेल्स नहीं करनी है इसकी, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरह ही एक मतलब पॉइंट्स में लिखना होता है।
एक तो हम जिम्सा स्टेनिंग करवाते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करवाते हैं, थिक और थिन स्मेयर, ठीक है। अच्छा, थिक स्मेयर पे हमें क्या मिलता है और थिन पे क्या मिलता है, क्यों करवाते हैं? किसी को पता है? थिक पे पता चलता है कि पैरासाइट है, हाँ जी। थिन पे पता चलता है कि कौन सा पैरासाइट है और कितना लोड है उसका, क्वांटिफाई करते हैं हम पैरासाइट के लोड को, ठीक है। इस पे और हमें क्या मिलेंगी, रिंग फॉर्म मिल जाएगी बैक्टीरिया की। अच्छा, दूसरा हम करवाते हैं एक इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जो आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। उसने लिखा हुआ है ऑप्टिमाल लिखा हुआ है और पैरासाइट एफ लिखा हुआ है। ऑप्टिमाल और पैरासाइट एफ में यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट। और क्या क्या करवाएंगे, आपको कुछ याद है इसके अलावा? आपको कुछ नहीं याद और? ठीक करती नहीं याद था, चलें ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी करवानी है, तीसरे नंबर पे जो हम वैसे ही करवाते हैं, ये एलाइजा और पीसीआर, ठीक है। आपकी बुक में तीन ही लिखे हुए हैं, एक उसने लिखा है थिक थिन स्मेयर, दूसरा लिखा है उसने इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक, और तीसरा उसने लिखा हुआ है पीसीआर। उसके अलावा हम कल्चर्स भी करवा सकते हैं, ये सीरो डायग्नोसिस यही होता है बच्चों, पीसीआर एलाइजा को ही कहते हैं सीरो डायग्नोसिस। बफी कोट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है बफी कोट। बाकी माइक्रो कंसंट्रेशन टेक्निक होती है, और ये कल्चर मलेरिया पैरासाइट होता है, लेकिन ये अनकॉमन है, इतने यूज नहीं होते। जो हमारे पास ज्यादा है वो थिक थिन स्मेयर है, मैंने क्रोमेटोग्राफिक स्टडीज है और पीसीआर है। बफी कोट मैंने आपको बताया था, जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, तो प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज अलग हो जाते हैं, उसके अंदर जब हमने पैरासाइट को देखना है तो उसको हम बफी कोट कहेंगे। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ व्हाट, फैसिपेरम जो मलेरिया है ना, उसकी ये कॉम्प्लिकेशंस है, आपकी बुक का टेबल है। बच्चों प्लीज इसको जाके ना बहुत अच्छे से इसकी जो हेडिंग्स है कॉम्प्लिकेशंस वो याद करना, ट्रीटमेंट आपको खुद आना चाहिए। आप लोगों को नहीं पता, कोमा का पेशेंट आएगा, बीइंग अ फाइनल ईयर स्टूडेंट आपको पता है कि कोमा का पेशेंट आएगा तो हमने इसको कैसे ट्रीट करना है, क्या क्या करते हैं कोमा के पेशेंट में, जल्दी से बताएं मुझे। कोमा का पेशेंट आ गया आपके पास, क्या करोगे? एबीसी करोगे ना, एयरवे ब्रीदिंग, उसकी सर्कुलेशन देखोगे, एटीएलएस करोगे, जीसीएस स्कोर देखोगे उसका, ईटीटी नहीं पास करोगे, एयरवे मेंटेन करोगे, है ना। ठीक है। अच्छा, दूसरा आ गया आपके पास हाइपरपायरेक्सिया, पेशेंट को फीवर हो गया बहुत ज्यादा, तब क्या करोगे? एंटीपायरेटिक्स देंगे, सीबीसी करवाएंगे और स्पॉन्जिंग करवाएंगे। सबसे पहले बेटा आपने स्पॉन्जिंग करवानी है, जब भी फीवर के साथ कोई भी आता है ना, तो उसको पहले आपने स्पॉन्जिंग करवानी है। ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, इनके नेम्स, ब्लड के अंदर कौन सी हैं, रीनल के अंदर कौन सी हैं, कार्डियोवास्कुलर, इसका मैनेजमेंट आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, और उनकी मैनेजमेंट भी लिखे हैं, ऐसा कोई भी नहीं पूछेगा। यूएचएस में जो आपके नेम्स पूछे हैं उसने पूछा हुआ है कि डायग्नोसिस पूछा हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम, उसने पूछा ब्लड टेस्ट कौन से करवाएंगे हम, इसके अंदर वो तीन जो है, जिम्सा, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक और डीएनए डिटेक्शन बाय पीसीआर, ठीक है। ये डेविडसन का है। बच्चों मैंने आपको बोली है कि आप परवेज अकबर से करो, लेकिन मेरी बात सुने, बीइंग अ टीचर आई एम रिस्पॉन्सिबल कि मैं आपको मेडिसिन की ही बुक से पढ़ाऊं। अगर मैं आपको पीड्स की बुक से पढ़ाऊंगी तो जो मेरे ऊपर अथॉरिटी बैठी है दे वुड माइंड, ठीक है। और बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, जो मैं खुद देखा है, मैंने जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैंने ये किया है कि आप लोग वहां से कर लो परवेज अकबर से, क्योंकि मुझे वहां से सही लगती थी, और मुझे यहाँ से तसल्ली नहीं होती थी, डेविडसन में मुझे थोड़ा, मैं घबरा जाती थी इतना देख के, वहां पे जरा हेडिंग्स लिखी हुई है ना।
तो आप लोगों के लिए आसानी है, लेकिन मैं वहां से खुद स्लाइड्स नहीं बना सकती क्योंकि दिस विल बी अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस कि आप पढ़ा मेडिसिन रही हैं और आप पीड से जो है ना वो बना रही हैं अपनी स्लाइड्स, दैट्स व्हाई। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको बता रही हूँ ये कॉम्प्लिकेशंस देख लें, आपने ये याद रखनी है कि हो क्या क्या रहा है। मैनेजमेंट कोई भी नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे वो ब्लड टेस्ट पूछता है और आपसे ट्रीटमेंट पूछेगा, अब हम आगे ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने, अगर वो आपको दे दे कि सेरिब्रल मलेरिया का पेशेंट आया है, क्योंकि सेरिब्रल मलेरिया का जो है ना सिनेरियो वो आ जाता है, इसके अंदर से ना आप इसकी मैनेजमेंट देख लो बस ये वाली, क्योंकि ये यूक्यू आया हुआ है कि आपका सेरिब्रल मलेरिया का और उसको मैनेजमेंट का उसने पूछा है कैसे मैनेज करोगे आप लोग, क्या क्या करोगे। बताएं, शाबाश। मैं आपको ब्लड टेस्ट अभी रिवाइज करवाती हूँ। आप मुझे बताएं कि आगे सेरिब्रल मलेरिया का पेशेंट आप लोग क्या क्या करोगे। सबसे पहले आप उसको एडमिट कर लोगे, ऐसे ही है, उसको फ्लूइड्स दोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स दोगे, उसका एसिड बेस बैलेंस करेक्ट करोगे। अब देखिए, अब आपने कहानी लिखनी है। जब मैनेजमेंट वो पूछ लेता है, ट्रीटमेंट पूछ लेता है ना, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छा पता होता है कि हमने क्या लिखना है। सारे पीरियड्स के आंसर में भी यही होता है, सब परवेज अकबर में भी बार बार यही लिखा होता है उसने, एडमिट द पेशेंट, एंटीपायरेटिक्स, करेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया, करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, करेक्ट फ्लूइड ईयर, वो यही लिखा होता है ना। तो यही आपने इस तरह ही याद करना है, ठीक है। पहले आपने 4-5 उसकी कॉमन कॉमन चीजें बतानी है कि उसको हमने करेक्शन कर ली है, वो सारा। उसके बाद आपने उसका ट्रीटमेंट बताना है, ठीक है। इसके अंदर जो हमने ट्रीटमेंट देना होता है वो हम देते हैं आर्टिसोनेट देते हैं, ठीक है, आर्टिसोनेट। वो हमें आपको आगे ड्रग्स के नेम से बता दूंगी, उसकी आप टेंशन ना लो। सही हो गया। आर्टिसोनेट देनी है हमने, क्विनीन देनी होती है, बस। ये आपने इसका मोटा मोटा इस तरह आरटी मेथड जो है आपने मोटा मोटा इस तरह ट्रीटमेंट याद रखना होता है। बच्चों इस स्लाइड्स को दोबारा देखो, एक तो हमने ये करवा लिया ना। अच्छा, इसके अलावा हम और कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि सीबीसी होती है, और सीबीसी पे हमें क्या क्या मिलेगा। अगर हम सीबीसी करवा लें मलेरिया वाले पेशेंट की, तो सीबीसी पे हमें क्या मिलेगा। अनीमिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऐसे ही है। उसके अलावा हमने क्या करवाने हैं, उसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाने हैं। जितनी भी जनरल सारी है ना, वो आपने लिखनी है इसके अंदर। ब्लड टेस्ट, ब्लड शुगर करवाओगे, हाइपोग्लाइसीमिया भी तो हो सकते हैं, क्योंकि हमने कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी तो देखना है ना पेशेंट को, सिर्फ मलेरिया के लिए नहीं देखना है, इसलिए हम सारे टेस्ट करवाएंगे। सारी कॉम्प्लिकेशंस को अपने माइंड में रखो और टेस्ट लिखो, ठीक है। अगर आपके पास अब क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या कहा, यूरिन, वेरी गुड, यूरिन करवाएंगे, यूरिन एनालिसिस करवाएंगे। तो देखो, अब आपके पास ये जो स्लाइड प्रिपेयर होगी है ना, ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। अगर तो हाइपोग्लाइसीमिया तो ग्लूकोज देंगे, अदरवाइज तो एलएफटी इज गुड, एलएफटीज भी करवाएंगे। बच्चों अब आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा तो आपने ये स्लाइड लिख देनी है उठा के। उसके बाद उस एक क्वेश्चन उसने कॉम्प्लिकेशंस पूछी हैं, वो आपने ये लिख देनी है, ठीक है। और फिर आती है मैनेजमेंट। अच्छा, ये दूसरा पीडीएफ लगा हुआ था, चलो मैं वो आपको ऐड करवाती हूँ मैनेजमेंट हमने। अच्छा बच्चों, मैंने ना ऐड की थी स्लाइड, लेकिन वो ना इस पीडीएफ में ऐड नहीं हुई। ये पुराना पीडीएफ कहीं मैंने खोला हुआ था। हम यहाँ पे खुद लिख लेते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो आप बताएं मुझे। एक तो हमने सारा पढ़ लिया, वो जनरल वाला तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना, जो भी है वो, कि वो ब्लड फ्लूइड देना है तो इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं और सारा कुछ। वाई ल्यूकोसाइटोसिस, इयोसिनोफिलिया होता है, ये पैरासाइट है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। इयोसिनोफिलिया ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब क्या हो गया कि हमने, अगर आपके पास कोई पूछे, अच्छा आपकी बुक में ना इतना लंबा टेबल लिखा हुआ है, उसको आपने नहीं याद करना इतना ज्यादा। उसने इतनी जितनी दवाइयां लिखी हुई हैं, क्विनीन और ये वो, किसमें मैं आपको ना अपना जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना पेज, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी ट्रीटमेंट का। क्योंकि मैंने स्लाइड ऐड की थी, वो ये पीडीएफ दूसरा खुल गया है, वो दूसरे पीडीएफ में थी, अब ये इस पीडीएफ पे सारा कुछ ऐड हो चुका है, तो मैं यहाँ पे खुद ही बाय हैंड जितना मैं लिख सकती हूँ मैं वो लिख देती हूँ आपको, ठीक है। एक जनरल से जो आपने चीजें याद रखनी है ना, मैं वो आपको वो बताती हूँ।
क्लोरोक्वीन देनी होती है जब भी हमारे पास मलेरिया का पेशेंट आए, हम ऐसे ही करते हैं कि हमने क्या देनी है, क्लोरोक्वीन देनी है। ये हमने सब पे दे देनी है जो भी सारे सेंसिटिव हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने क्या देनी होती है, एक एक कौन सी हमारे पास है, अमीडा क्वीन। ये हमने देनी है जो क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, सॉरी पैरासाइट है मलेरिया, ठीक है। उसके अलावा होती है कोआरटी मेथड, ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको फिर एंड पे ज्यादा डिटेल वो उसकी बताती हूँ, देखें एंड पे मैं इसको समराइज कर दूंगी। कोआरटी मेथड है और है मेलारोन। अगर तो आप लोगों ने वो इतना लंबा चौड़ा टेबल नहीं करना ना तो ना करो। आपने ये याद रखना है कि कोई भी आता है ना मलेरिया तो सबसे पहले हमने इसको क्लोरोक्वीन देनी होती है। क्लोरोक्वीन हम उनके लिए देते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं ना, उनके लिए, ठीक है। कौन से वाले, जो कि सेंसिटिव है। और ये जो दो है ना, ये वाली तीन, सॉरी, ये हमने देने हैं जो क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट होंगे, क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो वो हिप्नोसाइड्स पड़े हुए थे वहां पे बच्चों, उसके अंदर क्या नाम है, लिवर के अंदर वाइवेक्सोवेल, उसको भी तो हमने खत्म करना होता है ना, जिसको हम क्या कह रहे थे, रेडिकल थेरेपी। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हम मैफ्लोक्विन दे सकते हैं और क्लोरोक्विन दे सकते हैं। ये तो सॉरी कीमोप्रोफाइलेक्सिस है, प्राइमोक्विन देंगे हम उनके लिए, गुड। सो प्राइमोक्विन फॉर नॉन फैसिपेरम मलेरिया एंड, इधर लिखती मैं प्राइमोक्विन, सॉरी मेरी स्लाइड ऐड नहीं हुई मुझे, इसलिए अब इतनी यहाँ पे लिख लिख के मेहनत करनी पड़ रही है। ये हमने देना है वाइवेक्स और ओवेल के लिए, और दूसरा इसके लिए ये होगा कि ये एक तो हमने वाइवेक्स ओवेल के लिए देनी है ये प्राइमोक्विन, दूसरी की हमने देनी होती है जो डोरमेंट फेज है उसके लिए, मैं डी लिख रही हूँ आपको समझ आ जाएगी, ये डोरमेंट फेज के लिए डोरमेंट, और दूसरे की हमने वाइवेक्स और ओवेल के लिए देनी है, वाइवेक्स एंड ओवेल, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं इधर, नॉन फैसिपेरम मलेरिया जिसमें इसने लिखा हुआ ना वाइवेक्स और ओवेल है, उसमें हमने देनी होती है ओरल क्लोरोक्वीन, ठीक है। ये आपको ना डोजेज इतनी याद करने की जरूरत नहीं है ना, ये इतनी रहनी है याद। हाँ, मैक्सिमम आप ड्यूरेशन याद रख लो कि हमने फर्स्ट 6 आवर्स के लिए देनी है 600, ये वैसे इजी है, 600 mg हमने देनी होती है पहले, फिर हमने 300 mg देनी होती है फॉर 6 आवर्स, और फिर हमने 150 कर देनी होती है, 600, 300 और 150 हाफ हाफ कर देना है, ठीक है, वाइवेक्स और ओवेल के लिए जो है। उसके बाद जो रिलैप्सेस हैं, रिलैप्स कौन सा होता है बच्चों, वाइवेक्स और ओवेल से हो रहा था ना रिलैप्स, जिसके लिए हमने रेडिकल क्योर करना है। रेडिकल क्योर किसको कह रहे हैं कि जो डोरमेंट फेज पड़ी है उसको निकालना है, वो हमने करना है प्राइमोक्विन से। प्राइमोक्विन क्या करेगी, जो हिप्नोसाइट्स पड़े हुए लिवर को उनको खत्म कर देगी, ठीक है। बाकी ये उसने एंड पे ऐसे लिखा है साइनोसिस होती है जब हीमोग्लोबिन बनेगी इन द रेड ब्लड सेल्स। तो क्या हुआ, रेडिकल क्योर किया हमने प्राइमोक्विन से, अदरवाइज हम लोग दे रहे हैं क्लोरोक्विन, और जनरल रूल आपने ये याद रखना है, ये वाला, कि अगर तो कोई भी आता है मलेरिया तो हमने क्लोरोक्विन देनी है, अगर वो उससे सेंसिटिव है, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट है तो हमने एमिडाक्विन, कोआरटी मेथ्रोमेलारोन दे देनी है, वाइवेक्स ओवेल के लिए हमने देनी है प्राइमोक्विन, और हिप्नोसाइड्स के लिए भी प्राइमोक्विन। क्लियर है आपको। अब जो है ना इसकी कीमो प्रोफाइलेक्सिस, उसका भी टेबल आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसमें बस आप यही याद रखो कि हम जो है ना क्लोरोक्विन दे रहे हैं और मेफ्लोक्विन देते हैं। अगर क्लोरोक्विन रेसिस्टेंट है तो हम मेफ्लोक्विन दे देते हैं, ठीक है, ये अडल्ट उसकी प्रोफाइलेक्टिक डोज है अगर हाई रेजिस्टेंट, और अगर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंट है तो हम क्लोरोक्विन और प्रोगेनल देते हैं। ये आपकी बुक में लिखी है, बस 2 ड्रग्स याद रखनी है, बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं याद रखना, वीकली ये और वो, इतना लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट कोई नहीं पूछेगा आपसे। मैंने आपको इस तरह प्रिपेयर करवाया कि जिस तरह आपके यूक्यूज में आपने इन्वेस्टिगेशंस लिखनी है, कॉम्प्लिकेशंस लिखनी है और मैनेजमेंट लिखनी है, और कैसे उसको डायग्नोज करना है, ठीक है। अब हम यूक्यूज डिस्कस कर लें। अच्छा,
एक क्वेश्चन है कि 60 ईयर ओल्ड, एक मिनट सॉरी, 30-year-old female present in OPD with insidious onset malaise, headache, mild cough, high grade fever with rigors and chills. माइल्ड जॉन्डिस है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली है. उसने खुद ही बता दिया यू आर सस्पेक्टिंग मलेरिया. तो उसने इन्वेस्टिगेशंस पूछी हैं, 6 कॉम्प्लिकेशंस पूछी हुई हैं फैल्सिफर मलेरिया की, और उसका ट्रीटमेंट पूछा हुआ है. तो आप लोग लिख लोगे. ठीक है. अच्छा, उसके बाद उसने पूछा हुआ कि 35-year-old विलेज developer presents with high grade fever for 5 days. इमरजेंसी में आया इन ड्रॉजी स्टेट. नेक रिजिडिटी है. लंबर पंक्चर पे कोई भी हमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का साइन नहीं मिला. फीवर उसका 105 है. माइल्ड जॉन्डिस है और वो भी अनकॉन्जुगेटेड है ज्यादा. थिक और थिन फिल्म पे हमने भेज दी हुई है लेबोरेटरी के अंदर. तो क्या डायग्नोसिस बना? सेरिब्रल मलेरिया. ठीक है, मेनिंजाइटिस के साइन सिम्टम्स हैं लेकिन बैक्टीरिया हमें नहीं मिला. वो लंबर पंक्चर वो उसका क्लियर आया है. उसने उसके बाद पूछा हुआ है कि ब्लैक वाटर फीवर क्या होता है. क्या होता है ब्लैक वाटर फीवर? अच्छा, एक उसने कहा है कि उसने ना बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन दिया हुआ है. पहले उसने पूछा डायग्नोसिस क्या है, फिर उसने पूछा हुआ है व्हाट कॉम्प्लिकेशन ऑफ योर डायग्नोसिस इज प्रेजेंट इन दिस पेशेंट. कौन सी कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर प्रेजेंट है? एक तो सेरिब्रल मलेरिया है, उसके अलावा उसने जो दिया हुआ है ना वो जॉन्डिस अनकॉन्जुगेटेड, वो कह रहा है कि हिमोलिसिस हुई हुई है साथ में. ठीक है. तीसरा उसने पूछा हुआ है कि यूरिनरी एबनॉर्मेलिटी कौन सी मिलेगी. वो कौन सी होती है यूरिनरी एबनॉर्मेलिटी? वो होती है ब्लैक वाटर फीवर, जिसको हम हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं. फिर उसने लिखा हुआ कि 2 फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स बताएं. तो उसमें आपने क्या लिखना है? क्विनीन लिख दें, आर्टिस्टोनेट लिख दें, आर्टीमेथर लिख दें, या वो लिख दें मैफ्लोक्विन. ठीक है. एक और क्वेश्चन है कि यंग फीमेल एडमिटेड इन मेडिकल वार्ड विद हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर, हर पेरिफेरल ब्लड रिवील्स प्लाज्मोडियम फैसिफेरम. खुद ही बता दिया उसने. 4 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस बताएं. ठीक है. और इसने पूछे में थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ क्विनीन अपार्ट फ्रॉम मलेरिया. 1 नंबर का उसने ये सवाल पूछा है कि मलेरिया के अलावा क्विनीन कहाँ कहाँ यूज होती है. तो इसका आंसर है एक्यूट ल्यूकीमियाज, लिम्फोमाज है और मसल स्पैज्म. ये आपकी यूक्यू में मिल जाएगा आपको. सो यही यूक्यूज हैं, बार बार यही आया हुआ है. उसने दिया हुआ है कि क्वेश्चन में हाई ग्रेड फीवर है और सेरिब्रल मलेरिया का आया हुआ है, कॉम्प्लिकेशंस पूछी हुई है और मैनेजमेंट पूछी हुई है. सो दिस इज एंड. क्लियर है आपको ये सारा? एनी क्वेश्चन?